वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 17 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत घर खरीदारों के साथ अन्य वित्तीय लेनदारों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रियल इस्टेट में विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत प्राधिकरण से आदेश प्राप्त कर लिया हो। तो देखते हैं इसके बारे में। रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 ये देश में रियल इस्टेट क्षेत्र के विनियमन और प्रचार के लिए 2016 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यह अधिनियम रियल इस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और त्वरित समाधान करने में सक्षम के लिए निर्णय निकाय के रूप में कार्य करने के लिए हर राज्य में एक रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना करता है। ये उन रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को एरिया के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है जहां भूमि क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक है या अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक हो। ये आवासीय और वाणिज्यिक अचल संपत्ति पर दोनों पर लागू होता है, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक निकाय द्वारा किया गया हो। इसके मुख्य प्रावधान क्या है इस अधिनियम के? तो इसमें सुरक्षा में अगर देखें तो खरीदार निवेशकों का कम से कम 70% पैसा एक विशेष खाते में जमा किया जाएगा। शेष 30% बिल्डरों को केवल निर्माण और भूमि संबंधी खर्चों के लिए आवंटित किया जाएगा। डेवलपर्स और बिल्डरों को बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले संपत्ति पर अग्रिम भुगतान के रूप में 10% से अधिक का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। पारदर्शिता, तो बिल्डरों को अपने द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं के लिए मूल योजनाएं उपलब्ध करानी होती हैं। उन्हें खरीदार की अनुमति के बिना योजनाओं में बदलाव करने की अनुमति नहीं होती है। एरिया से ये अनिवार्य कर दिया गया है कि डेवलपर्स उच्च घनत्व क्षेत्र के बजाय कारपेट क्षेत्रों के आधार पर संपत्तियां बेचें। यदि परियोजना में देरी हो रही है तो खरीदारों को अपने निवेश को पूरी राशि वसूलने का अधिकार है या वे निवेश का विकल्प भी चुन सकते हैं और अपने निवेश पर मासिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बिल्डरों को खरीद के 5 साल के भीतर खरीदार के सामने आने वाली किसी भी समस्या को सुधारना होगा और शिकायत के 30 दिनों के भीतर इस समस्या को ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अन्य सुविधाओं में देख लेते हैं तो विवाद निपटारों के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना, साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण को समर्पित एक निर्णायक अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अपना स्वयं का एरिया और अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करना होगा और निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी होगी। यदि कोई प्रमोटर किसी रियल इस्टेट के आपके अधिकांश अधिकारों और देनदारियों को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित या सौंपना चाहता है तो एरिया की लिखित ये रेरा की लिखित मंजूरी के अलावा 2/3 आवंटियों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यदि व्यक्ति को प्रमोट खरीदार या एजेंट द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के उल्लंघन से संबंध में कोई समस्या है तो वे रेरा के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब कोई जांच हो रही हो तो रेरा किसी भी एजेंट को, प्रमोटर या खरीदार को ऐसी कोई भी गतिविधि जारी रखने या रोक सकता है जिसके खिलाफ शिकायत की गई हो। यदि किसी शिकायत के संबंध में रेरा का कोई भी निर्णय संतोषजनक नहीं है तो पीड़ित पक्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। यदि प्रमोटर रेरा के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना होगा। ये राशि संपत्ति का मूल्यांकित लागत का 5% तक हो सकती है। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो जुर्माना देना होगा। इसमें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और जुर्माना यानी प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है उसका 10% होगा। ये दोनों भी हो सकते हैं। यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करती है तो कोई भी व्यक्ति जो कंपनी द्वारा अपराध किए जाने के समय व्यवसाय का प्रभारी था उसे दोषी ठहराया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। रेरा या अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले से संबंधित किसी भी सिविल अदालत का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
इस प्रकार कोई भी अदालत रेरा या ट्रिब्यूनल द्वारा बनाई गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में निषेधाज्ञा नहीं हो सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जेरिको मिसाइल सिस्टम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। हमास और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध जारी है, इसमें हथियार के इस्तेमाल के लिए एक इजरायली विधायक ने अभी हाल ही में आह्वान किया है कि एक बार फिर पश्चिमी एशिया में परमाणु हथियारों जो कि विशेष रूप से जेरिको मिसाइल प्रणाली पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। अब देख लेते हैं जेरिको मिसाइल प्रणाली क्या होती है। जेरिको इजराइल का मूल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है, जिसे 1960 के दशक में शुरू किया गया था और इसका नाम वेस्ट बैंक में स्थित बाइबिल शहर के नाम पर रखा गया था। यह कार्यक्रम शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसाल्ट के साथ एक सहयोग था, लेकिन 1969 में फ्रांस पीछे हट गया और इजराइल ने अपना विकास जारी रखा। देख लीजिए जेरिको 1, तो जेरिको 1 इसका वजन 6.5 टन और लंबाई 13.4 मीटर और व्यास 0.8 मीटर था। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर थी और ये 1000 किलोमीटर का पेलोड ले जा सकता था। हालांकि इसके लक्ष्य के 1000 मीटर के दायरे में मार करने में 50% की संभावना थी। इसे 1990 के दशक में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। फिर आया जेरिको 2। इसे 1980 के दशक के अंत में 15 मीटर की लंबाई और 1.35 मीटर के व्यास के साथ समान पेलोड क्षमता बनाए रखते हुए विकसित किया गया था। इसकी मारक क्षमता 1500 से 3500 किलोमीटर थी। जेरिको 3, तो जेरिको 3 ये पहली इजरायली कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहली बार परीक्षण 2008 में किया गया था और 2011 में सेवा में इसने अपना प्रवेश किया। इसमें जेरिको 2 की तुलना में ज़्यादा लंबाई और 1.56 मीटर के बड़े व्यास के साथ पिछले मॉडलों में सुधार दिखाया गया। इसकी अनुमानित लागत वजन 29,000 किलोग्राम और पेलोड 1000 से 1300 किलोग्राम है। इसकी मारक क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर है और ये रडार निर्देशित वारहेड के साथ जड़त्वीय मार्गदर्शन का उपयोग करता है। यह मिसाइल कथित तौर पर 1750 किलोग्राम के परमाणु हथियार से लैस है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पल्लीकरनई आर्द्रभूमि के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। नए बुनियादी ढांचे और अतिक्रमण के खतरों के बावजूद पल्लीकरनई आर्द्रभूमि पर पक्षियों का आगमन जारी है, मतलब पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। तो पल्लीकरनई आर्द्रभूमि के बारे में देख लेते हैं। ये एक मीठे पानी का दलदली भूमि और आंशिक रूप से खारा आर्द्रभूमि है, जो तमिलनाडु के चेन्नई शहर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी पूर्वी परिधि वाला भाग बंकिंगम नहर से घिरा हुआ है। इसका विविध पारिस्थितिक तंत्र लगभग 115 पक्षी प्रजातियों, 10 स्तनधारियों और 21 सरीसृपों, 10 उभयचरों, 46 मछलियों, 9 मोलस्क, 5 क्रस्टेशियंस और 7 तितलियां प्रजातियों का समर्थन करता है। मतलब यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी प्रजातियाँ यहाँ पर रहती हैं और आती हैं, निवास करती हैं। इसमें रसेल वाइपर जैसी उल्लेखनीय प्रजातियां और ग्रॉसी आइबिस, ग्रे हेडेड लैम्बिक्स और तीतर पूंछ जकाना जैसे पक्षी भी शामिल हैं। जैव विविधता के मूल्य के अलावा आर्द्रभूमि चेन्नई शहर के लिए बाढ़ रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वर्षा काल में ये अपने पानी को सोख लेती है और सूखे के दौरान पानी को ये रिलीज करती है। इस स्थल को आक्रामक और गैर देशी प्रजातियों जैसे घरेलू मल, शहरी अपशिष्ट जल और सूखे से खतरा है। ये भारत के रामसर स्थलों में भी ये शामिल है। हमारा अगला आर्टिकल है तिलापिया पार्वोवायरस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले में बालाजहा में तालाबों व खेतों में उत्पादित तिलापिया मछली को प्रभावित करने वाले तिलापिया पार्वोवायरस की घटना सामने आई है, जिससे मृत्यु दर में ये भारी वृद्धि हुई है मछलियों की। अब ध्यान रखना, ये मछली में पाया गया है। तो तिलापिया पार्वोवायरस
यह एक छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ये पहली बार 2019 में चीन में और 21 में थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया था। TIPV की तिलापिया पार्वो वायरस की घटना की रिपोर्ट करने वाला भारत तीसरा राज्य है। ये वायरस तिलापिया के गलफड़ों, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, आंत, गुर्दे, आँख और मांसपेशियों में स्थानीयकृत पाया जाता है। तिलापिया मछली के बारे में कुछ जानते हैं तो तिलापिया मछली एक सामान्य इसका नाम है जिसका उपयोग सिचलिडे परिवार ऑर्डर पर्सिफोर्मेस के संबंधित मछलियों की कुछ प्रजातियों के लिए किया जाता है। ये अफ्रीका की मूल निवासी मीठे पानी की प्रजातियां हैं। ये आसानी से पाली और एकत्रित की जाने वाली खाद्य मछली हैं। इनके व्यावसायिक लाभों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध शैवाल और जंतुप्लवक आहार शामिल होता है। ये दुनिया की सर्वाधिक उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली खाद्य मछली बनकर उभरी है। तिलापिया की संस्कृति दुनिया के कई हिस्सों में व्यावसायिक रूप से लोकप्रिय हो गई है और मत्स्य विशेषज्ञों ने इसकी त्वरित वृद्धि और रखरखाव वाली खेती के कारण तिलापिया को जलीय चिकन बताया है। 1950 के दशक में 1950 के दशक में मोजाम्बिक में तिलापिया प्रजाति को भारतीय ताजे जल निकायों में लाया गया था। इसे तमिल में जिलाबी कहा जाता है। ये मछली पानी के कम ऑक्सीजन स्तर में जीवित रहने में क्षमता के कारण देश में आक्रामक प्रजाति बन गई है। 1970 के दशक में लाई गई नील तिलापिया प्रजाति थोड़ा बड़ी है और बड़े पैमाने पर संवर्धित की जाती है। भारत में तिलापिया की खेती आंध्र प्रदेश और केरल के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है। यद्यपि तिलापिया पुष्ट मछली है और गहन खेती की स्थितियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए अनुकूलित है, मगर रोग का प्रकोप विशेष रूप से वायरल उत्पत्ति वाले तिलापिया उत्पादन के लिए खतरा बने हुए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है तेज रेडियो विस्फोट यानी फास्ट रेडियो बस्ट के बारे में। आइए देख लेते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने खगोलविदों के हालिया अध्ययन के अनुसार तेज रेडियो विस्फोटों के इन विशाल विस्फोटों के लिए स्टारक्वेक स्रोत का समर्थन किया है और इसमें शोध किया है उन्होंने। तेज रेडियो विस्फोट क्या है? तेज रेडियो विस्फोट ये रेडियो तरंग आवृत्तियों में देखा जाने वाला एक विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक उज्ज्वल और छोटा सा विस्फोट होता है। ये सामान्यतः बहुत कम समय तक रहते हैं और कुछ FRB की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अधिकतर एक बार ही होते हैं और हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। ये दूर की आकाशगंगाओं से पृथ्वी तक पहुंचते हैं और 1 मिली सेकेंड में उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जितनी सूर्य हफ्तों में करता है। वर्तमान में वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि तेज रेडियो विस्फोट का क्या कारण है। हालांकि वर्तमान में प्रचलित सिद्धांत ये है कि हम कम से कम कुछ FRB न्यूट्रॉन सितारों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। अति विशाल तारा के ढह जाने पर ये तारे बनते हैं जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 8 गुना और से केवल 20 से 40 किलोमीटर के अति सघन कोर तक जाता है। मैग्नेटर बेहद मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे हैं और इन्हें FRB उत्सर्जित करते हुए देखा गया है। हालिया अध्ययन क्या कहता है? तो पिछले अध्ययनों में पुनरावृत्ति FRB के ऊर्जा वितरण और भूकंप और सौर ज्वालाओं के बीच व्यापक समानताएं देखी गई हैं। हालांकि टोक्यो विश्वविद्यालय के नए शोध में FRB के समय और ऊर्जा को देखा गया है और FRB और सौर फ्लेयर्स के बीच स्पष्ट अंतर पाया गया है, लेकिन FRB और भूकंप के बीच कई उल्लेखनीय समानताएं पाई गई हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्टॉक स्प्लिट के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। शिगाची इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में लंबे समय से प्रतिष्ठित 10:1 स्टॉक में इसका विभाजन शुरू किया है। तो स्टॉक स्प्लिट क्या है? स्टॉक स्प्लिट तब होता है जब कोई कंपनी स्टॉक की तरलता को बढ़ाने के लिए अपने शेयरों की संख्या
बढ़ाती है। एक कारपोरेट कार्रवाई है जिसमें एक कंपनी शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर जारी करती है जो उनके समय से पहले रखे गए शेयरों के आधार पर निर्दिष्ट अनुपात से बढ़ जाती है। यद्यपि बकाया शेयरों की संख्या बढ़ जाती है तो कंपनी कुल बाजार पूंजीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक शेयर की कीमत भी विभाजित हो जाएगी। सबसे आम विभाजन अनुपात 2 या 1 या 3:1 के मतलब कभी कभी 2:1 या कभी कभी 3:1 के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अलावा यह विभाजन से पहले रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए विभाजन के बाद प्रत्येक शेयर धारकों के पास क्रमशः 2 या 3 शेयर होंगे। शेयरों की संख्या बढ़ती है लेकिन प्रति शेयर कीमत उसी अनुपात में कम हो जाती है। स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है? तो ये विभिन्न निवेशकों के लिए जो तरलता लिक्विडिटी बढ़ाने और शेयरों की किफ़ायती बनाने के लिए किया जाता है। ये ऊंची कीमतों के कारण पहले उस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हैं। इसका उद्देश्य कभी कभी किसी कंपनी को एक्सचेंज में सूचीबद्ध रहने के लिए भी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसमें मदद करता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कुछ स्टॉक सूचकांक मूल्य भारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि सूचकांक में शामिल होने से इच्छुक कंपनी अपने अन्य मानदंडों के अलावा एक निश्चित बैंड के भीतर आने वाली कीमत की आवश्यकता इसमें होती है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? तो ये विपरीत लेन देन है जिसमें एक कंपनी बकाया शेयरों की संख्या बढ़ाने के बजाय कम कर देती है तथा अनुसार शेयरों की कीमत बढ़ाती है और इसमें से आपके शेयरों का कुल मूल्य स्थिर रहेगा, उसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सिनाई प्रायद्वीप के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। ये है जो सिनाई पेनिनसुला, ये पीले कलर का दिखाई दे रहा है और ये है सुएज कनाल, ऐसे इधर से निकली है यहाँ, और ये इजराइल है। अब आइए थोड़ा दूसरे मैप में आपको दिखाते हैं। ये गाजा स्ट्रिप है और ये है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, और ये यहाँ से सुएज कैनाल निकाली गई है। ये है इजराइल है और ये इजराइल के पड़ोस में जॉर्डन है, ये सीरिया है और इधर लेबनान है और ये मेडिटेरियन सी से भी अपनी सीमा साझा करता है इजराइल। अब आइए देखते हैं सिनाई पेनिनसुला के बारे में। कई देशों ने सैकड़ों टन की सहायता मिस्र के सिनाई पेनिनसुला प्रायद्वीप में गाजा तक इसकी सुरक्षित डिलीवरी के लिए समझौता के इंतजार में कई दिनों से इंतजार ये कर रही है, तो तभी ये चर्चा में आया है। ये सिनाई पेनिनसुला ये उत्तर पूर्वी मिस्र में स्थित एक त्रिकोण आकार का प्रायद्वीप है। ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाले भूमि पुल के रूप में कार्य करता है। इसका क्षेत्रफल 23,500 वर्ग मील यानी 61,000 वर्ग किलोमीटर है। यह मिस्र का एक संप्रभु क्षेत्र है। इसकी सीमाएं तो प्रायद्वीप की इसकी सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से लगती हैं, जैसा कि हमने मैप में भी देखा। सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में सुएज नहर है जिसके पार मिस्र का अफ्रीकी भाग स्थित है। सिनाई की सीमा दक्षिण पश्चिम में सुएज की खाड़ी और ठीक दक्षिण में लाल सागर से लगती है। अकाबा खाड़ी दक्षिण पूर्व और सिनाई सीमा बनाती है। मिस्र सिनाई में जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। इसका कुछ इतिहास देख लेते हैं। तो 19वीं सदी के अंत में सिनाई प्रायद्वीप सहित मिस्र ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मिस्र में ब्रिटिश शासन 1922 तक चला, जब देश में स्वतंत्रता दी गई। जून 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इस प्रायद्वीप पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था। 1979 में उन देशों के बीच संपन्न शांति शर्तों समझौते के तहत 1982 में मिस्र को ये इजराइल ने वापस कर दिया। इसकी विशेषता ये विविध भू परिदृश्य जिसके पर्वत श्रृंखलाएं, रेगिस्तान, पठार और तटीय क्षेत्र शामिल हैं, इसकी ये भौगोलिक विशेषता है। जनसंख्या तो सिनाई बहुत ही कम आबादी वाला है। इस क्षेत्र में लगभग इस क्षेत्र में लगभग 6 लाख लोग रहते हैं। आज सिनाई में अधिकतर अरब, मिस्रवासी और बांडोस रहते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ओलावृष्टि के बारे में। अभी हाल ही में हुई भीषण ओलावृष्टि से दक्षिणी कश्मीर में कुलगाम और शोपिया जिला है, उसमें फसलों और फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तब ये चर्चा में आ गया है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में।
तो ओले एक प्रकार के ठोस वर्षा है, यानी मतलब बर्फ जैसा होता है। ये बर्फ के गोले या ढेरों से बनी होती है। ये तूफान में ओलों का ये तूफान होता है तब ओले गिरते हैं और ज़मीन तक ये पहुंचता है, जिसे ओलावृष्टि के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर 15 मिनट से अधिक समय तक ये नहीं रहते, ये पिघल जाते हैं, लेकिन लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। अगर लगेंगे तो पत्थर जैसा वो होता है तो चोट तो लगेगा ही। इमारतों, वाहनों, फसलों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे अक्षांश से मध्य अक्षांश में सबसे आम है, यहाँ मतलब गिरते ही रहते हैं। कभी कभी ओलावृष्टि के साथ चक्रवात और बवंडर जैसी अन्य गंभीर मौसमी घटनाएं भी होती हैं। ये ओलों का आकार व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। 1/4 इंच से कम व्यास वाले छोटे छर्रों से लेकर कई इंच के आकार के बड़े पत्थरों जैसे भी हो सकते हैं। तो ओलावृष्टि की स्थितियाँ मतलब ओले मतलब कब गिरते हैं, तो ये अत्यधिक विकसित क्यूमुलोनिम्बस बादलों का मौजूद होना आवश्यक है। ये विशाल आंवले या मशरूम के आकार के बादल हैं जो गरज के साथ दिखाई देते हैं, जो 6500 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इन बादलों के माध्यम से हवा तेज धाराओं से ऊपर आ रही होती है और इन धाराओं को आमतौर पर अपड्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। बादलों में शीतलित पानी की उच्च सांद्रता होनी चाहिए। और ये ओले कैसे बनते हैं, तो ओले एक पानी की बूंद के रूप में शुरू होता है जो गरज वाले बादल के अंदर एक अपड्राफ्ट द्वारा बह जाती है। अन्य सुपरकूल पानी की बूंदें जो पहले से ही बादल के अंदर मौजूद हैं, ये पानी की बूंदों की सतह से चिपक जाएंगी, जिससे उसके चारों ओर बर्फ की परतें बन जाएंगी। जैसे जैसे पानी की बूंदें बादल के भीतर अधिक ऊंचाई तक पहुंचती हैं, ये अधिक से अधिक अतिशीतित कणों में संपर्क में आती हैं, और जैसे जैसे ओलावृष्टि अपड्राफ्ट में अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा, ये बड़ा होता जाएगा। अंततः एक आकार और वजन तक पहुंच जाएगा जहां गुरुत्वाकर्षण पर ये कार्य करना शुरू कर देगा और ये नीचे खींच लेगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, और ये ओले गिरना शुरू हो जाएंगे। ये बड़े बड़े ओले अक्सर स्पष्ट और अपारदर्शी बर्फ की परतों की विशेषताएं के कारण होते हैं, जो ठंड की अनियमित दर के कारण होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जडेरी नमकट्टी के बारे में। तो अभी जडेरी नमकट्टी को जीआई टैग दिया गया है, तभी ये चर्चा में है। अभी हाल ही में जडेरी नमकट्टी को चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक सफ़ेद रंग की मिट्टी की छड़ें होती हैं जो आमतौर पर चिकनी बनावट के साथ उंगली जैसी आकृति में उपलब्ध होती हैं। आप देख सकते हो एक इसके बहुत कलर होते हैं, सफ़ेद, लाल, पीला, मैरून। तो अब आइए देखते हैं। जडेरी ये तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में एक छोटा सा गांव है, उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है। चेयर तालुका में लगभग 120 परिवार हैं जिनका सैकड़ों वर्षों से अधिक समय से प्राथमिक व्यवसाय नमकट्टी बनाना है। नमकट्टी जलीय सिलिकेट खनिजों के से संबंध भंडार से बना हुआ है जो मिट्टी के सूक्ष्म कणों को बनाते हैं। मिट्टी को संसाधित करके उंगली जैसी संरचना का आकार दिया जाता है। नमकट्टी का उत्पादन जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें सूखने के लिए बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग जो लोग मूर्तियों और पुरुषों और मंदिरों के हाथियों के माथे को सजाने के लिए, साथ पारंपरिक रूप से बच्चों के जन्म के कारण होने वाले जो खिंचाव के निशान के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भौगोलिक संकेतक क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये उन उत्पादों पर प्रयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति या पहचान होती है। उत्पत्ति के कारण ये विशिष्ट अपना गुण रखता है और अपनी इसकी एक प्रतिष्ठा होती है। इसका उपयोग आमतौर पर किसी कृषि उत्पाद, खाद्य उत्पाद, वाइन, स्पिरिट, पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण अधिनियम 1999 वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद नवीनीकृत इसको किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये है असम का मैप और यहाँ पे ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अन्य भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं असम के, यानी
रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, डिब्रू साइकोवा और दियांग पटकाई। तो अब आइए देख लेते हैं हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और उस बाघ अभ्यारण्य को ब्रिटिश काल के वन अधिकारी थे एक पैट्रिक डी स्ट्रेसी, इनको साहित्यिक श्रद्धांजलि के साथ इसको फिर से खोल दिया गया है, जिन्होंने इसका नाम शिकार के लिए किसी भी अर्थ से मुक्त कर दिया था। मतलब इसको यहाँ पर शिकार करने के लिए इसको मुक्त कर दिया गया था। तो अब इसके इसीलिए चर्चा में आया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देख लेते हैं। ये असम राज्य में स्थित है और ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और यहाँ एक सींग वाले गैंडों की कुल विश्व आबादी का 2/3 हिस्सा यहाँ पर रहता है। इसे पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर वनस्पतियों में तो यहाँ पर पूर्वी आर्द्र जलोढ़ घास के मैदानों, आर्द्र सदाबहार वनों और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रण यहाँ पर मिलता है। ये मुख्य रूप से छोटे दलदली भूमि के साथ मिश्रित घनी और लंबी हाथी घास के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जल लिली, जलकुंभी, कमल का प्रचुर आवरण भी शामिल है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे, तेंदुए, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, अन्य छोटी बिल्लियाँ, रॉयल बंगाल बाघ, बड़े व छोटे भारतीय सिवेट आदि का निवास यहाँ है। यह संकटग्रस्त और स्थानिक पश्चिमी हुलाक गिबन का अंतिम शेष आवासों में से एक है। मतलब हुलाक गिबन यहीं पाए जाते हैं, जो भारत में पाई जाने वाली बानरों की एकमात्र प्रजाति है। ये गंभीर संकटग्रस्त बंगाल फ्लोरिकन के अंतिम आवासों में से भी एक है। यहाँ पर बंगाल का फ्लोरिकन भी देखने को मिलता है और बंगाल फ्लोरिकन एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है IUCN की रेड लिस्ट में। हमारे सारे आर्टिकल हो गए, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।